बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज का एग्जाम्पल नंबर 3 हम पढ़ेंगे लीनियर इंडिपेंडेंट और लीनियर डिपेंडेंट रिलेटेड। क्योंकि पिछले दो एग्जाम्पल हमने पढ़े था, एक एग्जाम्पल लीनियर डिपेंडेंट रिलेटेड और लीनियरली इंडिपेंडेंट रिलेटेड। अब हमारे पास थर्ड नंबर एग्जाम्पल है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम्पल है इसमें हमको ये नहीं बताया कि आप ये लीनियर इंडिपेंडेंट है या लीनियर और डिपेंडेंट है। हमको कह रहा है कि एग्जाम्पल मैंने दिया है, इसको चेक कर दे अगर लीनियर इंडिपेंडेंट है या लीनियरली डिपेंडेंट है। सही है। अब मैं फर्स्ट एग्जाम्पल को थ्योरी आप लोगों को मैं पढ़ाता हूँ। देखो थ्योरी मुझे कह रहा है कि आप हाउ टू चेक दैट द गिवन एग्जाम्पल, ये जो गिवन एग्जाम्पल मेरे पास दिया है, द सेट ऑफ वेक्टर इज लीनियर डिपेंडेंट है या लीनियरली डिपेंडेंट होगा या लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। सही है। हमको पता है, देखो लीनियरली डिपेंडेंट क्या चीज है, इसके रिलेटेड मैंने बहुत ज्यादा एग्जाम्पल भी किए, इसकी डिफिनेशन मैंने पढ़ा। लीनियरली डिपेंडेंट का मतलब है कि इधर मेरे पास जो कांस्टेंट आ जाए ना, वो मेरे पास ऑल कांस्टेंट इज जीरो के बराबर होना चाहिए, नॉन जीरो के बराबर, यानी जीरो के बराबर नहीं होंगे। लीनियरली क्या है, लीनियरली एल और डी में लिखूंगा। लीनियरली डिपेंडेंट का मतलब है कि कांस्टेंट जो है जीरो के बराबर होना चाहिए इन ऑल कांस्टेंट। और लीनियरली इंडिपेंडेंट का मतलब है कि हमारे पास जो है ना लीनियरली इंडिपेंडेंट, इसका मतलब है कि ऑल कांस्टेंट जो है ना जीरो के बराबर होना चाहिए, यानी इसमें 1 2 3 यानी विदाउट नॉन जीरो इसमें काउंट नहीं होगी। जो वन एक या दो, अगर के की वैल्यू इधर हम कह सकते हैं के की वैल्यू हमारे पास अगर एक या दो वैल्यू वो लीनियरली जीरो आ गई तो कोई मसला नहीं बना था। मगर ओवरऑल जो है ना वो हमारे पास जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ओवरऑल जीरो नहीं होना चाहिए तो उसके लिए हम ऐसे कहेंगे कि हमारे पास लीनियरली डिपेंडेंट है। अगर ओवरऑल जीरो हो गई तो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। सही है। फर्स्ट हम ऐसे काम करते हैं ना, इस इक्वेशन के लिए एक थ्योरी हमने पढ़ा था, लीनियरली कम्बिनेशन। लीनियर कम्बिनेशन क्या चीज था, उसमें मैंने ये आप लोगों को मैंने पढ़ाया था। देखो हमको पता था कि C1 इक्वल टू सी V1 और इसी साथ हम ऐड करेंगे C2 इक्वल टू V2 और इसी तरह मैं लिखूंगा C3 इक्वल टू V3 हो गया। सही है। नेक्स्ट मैं इधर लिखूंगा प्लस में लिखूंगा C4 इक्वल और इसके साथ में मल्टीप्लाई करूंगा V4 और इक्वल इसको मैं करूंगा किसकी, जीरो की इक्वल करूंगा। राइट साइड पे हमेशा आप जीरो लिखेंगे। सही है। जस्ट इनमें मैं जो है ना मैं इस कांस्टेंट सी मतलब कांस्टेंट है और V1 V2 V3 हमारे पास वेक्टर शो करते हैं। और वेक्टर किधर है, ये जो ऊपर लिखा मैंने V1 लिखा है V2 V3, ये हमारे पास क्या है, वेक्टर शो करते हैं। सही है। इधर इन सारे वेक्टर जो है ना इसको मैं सी के साथ लिखूंगा और मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में लिखूंगा। कैसे हम लिखेंगे, फर्स्ट मैं इधर ऐसे काम करूंगा ना, इसको मैं वर्टिकल फॉर्म में लिखूंगा। देखो ये हमारे पास जो है ना हॉरिजॉन्टल में है, इसको हम वर्टिकल फॉर्म में लिखेंगे और C1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यानी फर्स्ट नंबर मेरे पास क्या है, C1 में लिखूंगा और इसके साथ मैं V1 को मल्टीप्लाई करूंगा। V1 क्या चीज है, ऊपर ही मेरे पास दिया है 3 है और उसके बाद 0 है, फिर -3 है, ये मैंने इधर लिख लिया। इसके साथ बीच में क्या है, प्लस का निशान है तो मैं प्लस लिखूंगा। फिर उसके बाद मैं ऐसे काम करूंगा, इधर C2 में लिखूंगा और V2 के सारे एलिमेंट में लिखूंगा। V2 मेरे पास -1 है तो इधर मैं -1 लिखूंगा। फिर उसके बाद 1 है और उसके बाद 2 है। सही है। अब हम ऐसे काम करते हैं ना, नेक्स्ट इस V को मैं लिखूंगा, यानी C3 मैंने लिख लिया और C3 के साथ V3 की ऑल एलिमेंट मल्टीप्लाई करूंगा। तो इधर मेरे पास ये हो गया 4 हो गया और उसके बाद 2 है, -2 है। ठीक है। अब मैं लास्ट नंबर मेरे पास क्या है, इधर मैं लिखूंगा कि इधर मैं ऐसे काम करूंगा कि C4 में लिखूंगा और उसके साथ मैं मल्टीप्लाई करूंगा V4 को। ये क्या है, मेरे पास 2 है तो इधर मैं 2 लिखूंगा, फिर इधर मैं 1 लिखूंगा और उसके बाद भी 1 है। इसको मैंने इधर लिखा और इक्वल टू मैंने 0 के बराबर कर दिया। अभी देखो ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, इसको मैं इस फॉर्म में इसलिए मैंने लिखा कि हमारे पास मैट्रिक्स आ जाए और मैट्रिक्स फॉर्म में ये इजीली कन्वर्ट हो सके। तो अब इस इक्वेशन का अगर हम देख लेना, इसके साथ इसको मैं कहूंगा कि ये हमारे पास क्या हो गया, इसको मैं कहूंगा ये हमारे पास इक्वेशन स्टार हो गया। ठीक है। इक्वेशन स्टार हो गया और मैं ऐसे काम करता हूँ ना, इक्वेशन स्टार के साथ में अब मैं ऐसे काम करता हूँ कि इन सारों से मैं एक मैट्रिक्स बनाऊंगा। अगर मैंने मैट्रिक्स बना लिया फिर उसके बाद हम C1 C2 C3 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सही है। अगर मेरे पास C1 C2 और C3 C4 की वैल्यू 0 0 आ गई तो हम इसको कहेंगे हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अगर 0 नहीं आया तो लीनियरली डिपेंडेंट होगा। तो मैं इधर लिखूंगा, इसको मैं करता हूँ ना कि इन सारे एलिमेंट्स को जो है ना इसको मैं मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूंगा। ठीक है। इसको मैं कैसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूंगा, फर्स्ट नंबर मेरे पास क्या है 3 0 -3, इधर मैं लिखूंगा 3 हो गया, 0 हो गया, -3 हो गया,
फिर इसके बीच में थोड़ा सा स्पेस छोड़ दूंगा और सेकंड नंबर में लिखूंगा। ये हमारे पास क्या है, -1 है, और उसके साथ में क्या करूंगा, -1 और 1 हो गया, फिर इसके नीचे में लिखूंगा 2 हो गया, ये मेरे पास 2 हो गया। सही है। अब मैं नेक्स्ट क्या करूंगा, C3 की जो एलिमेंट्स मेरे पास जो मल्टीप्लाई इसके साथ होते हैं, इसको मैं लिखूंगा इधर। ये हमारे पास क्या है, 4 है, इधर मैं 4 लिखूंगा, फिर उसके बाद मैं लिखूंगा 2 हो गया, और इधर ही मेरे पास क्या हो गया, -2 हो गया, तो -2 मैंने लिख लिया। नेक्स्ट में इसको लिखूंगा, ये हमारे पास हो गया 2 हो गया, 1 हो गया, और इसके साथ में से काम करूंगा, इधर 1 लिखूंगा, और राइट साइड पे जितने भी हमारे पास 0 है, तो इन तीनों के साथ जो ना 3 रो है ना, इन तीनों के साथ में 0 0 मल्टीप्लाई कर दूंगा। इधर मैं मुझसे एक स्टेप मैं भूल गया था, देखो इस स्टेप के साथ मैं ऐसे काम करूंगा इधर, कि इस C1 को जो है ना, इस मैट्रिक्स यानी ये जो मैट्रिक्स मुझे दिया इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे मैं। अगर मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूं ना, तो मेरे पास 3C आ जाएगा, C1 आ जाएगा। फिर इधर मैं 0 लिखूंगा और इसके साथ C1 में लिखूंगा, फिर इसके साथ मैं लिखूंगा -3 हो गया, और C2 में लिखूंगा, C1 में लिखूंगा। नेक्स्ट मैं ऐसे काम करूंगा, इसके साथ इधर क्या है, प्लस है, तो मैं इधर प्लस लगाऊंगा, और इधर मैं ऐसे काम करूंगा, ये हो गया मेरे पास, देखो C2 मल्टीप्लाई बाई -1, तो क्या हो जाएगा, तो इधर मेरे पास -C2 हो गया, फिर ये हो गया C2 हो गया, और इधर मेरे पास 2C2 हो गया। नेक्स्ट मैं ऐसे काम करूंगा, इधर इसको मैं लिखूंगा, ये हो गया 4 हो गया, और इसके साथ में C3 को मल्टीप्लाई करूंगा, इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, 2C3 हो गया, और अब मैं इसे माइनस करूंगा, -2 और C3 में लिखूंगा। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, मैं इधर लिखूंगा, ये हो गया मेरे पास C, इधर होगा 2 हो गया, और C4 के साथ मैं लिखूंगा, इस C4 को मैं 1 होगा 1 के साथ मल्टीप्लाई करूँ, तो मेरे पास वही C4 हो जाएगा, तो इधर मैं C4 लिखूंगा। नेक्स्ट मैं ऐसे काम करूंगा, इसके साथ भी मैं मल्टीप्लाई करूँ तो C4 हो जाएगा। अब मैं इनसे जो है ना मैट्रिक्स बनाऊंगा, इनसे मैंने मैट्रिक्स ऑलरेडी बना लिया, तो जो मेरे पास कांस्टेंट के आगे जो लिखा है उसको मैं लिखूंगा। इधर कांस्टेंट आगे क्या लिखा है, 1 है, तो इधर मैंने 1 लिखा है, सारे 2 लिखा है, 3 लिखा है, 4 लिखा है, इसको मैंने इधर लिख लिया। और राइट साइड में मेरे पास क्या था, 0 आया था ना, इधर मैं 0 मैंने लिखा, 0 को मैं 3 रो यानी 3 दफा लिखूंगा, इसलिए ताकि मेरे पास ये रो 1 के साथ भी आ जाए, रो 2 के साथ भी आ जाए, और रो 3 के साथ भी आ जाए। सही है। अब मैं ऐसे काम करता हूँ ना, कि इसको मैं इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा, ताकि मेरे पास इजीली हो जाए। इक्लॉन फॉर्म क्या चीज था, हमको मालूम है, देखो इक्लॉन फॉर्म में ये जो है ना, इन सारे एलिमेंट्स को क्या करना होगा, 0 करना होगा, इसको हम इक्लॉन फॉर्म कहते हैं। ये मैट्रिक्स मेरे पास कौन सा है, मैट्रिक्स मेरे पास जो है ना, ये 3/4 है, 3/4 में भी हम यही जगह देखेंगे। अगर 3/3 है या 3/4 है, तो हमको सिर्फ इस जगह को फाइंड आउट करना है। इधर अगर सारे 0 0 हो गया इन तीनों जगह, तो हम कहेंगे कि हमारे पास इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। गाज एलिमिनेशन इसको भी हम कह सकते हैं। सही है। बात कैसे होता है ना, आप लोगों की फाइंड आउट करें गाज एलिमिनेशन, तो आप लोग को उसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो गाज एलिमिनेशन या गाज एलिमिनेशन और इक्लॉन फॉर्म दोनों सेम टू सेम है, और गाज जाल्टन और रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म ये सेम टू सेम है। सही है। इसको मैं डायरेक्टली लिखूंगा, क्योंकि इस पे मैंने ऑलरेडी बहुत ज्यादा क्वेश्चन किए, तो मैं इसको डायरेक्टली इधर लिखूंगा, इक्लॉन फॉर्म में मैं कन्वर्ट कर दूंगा। सो अब इसको मैंने डायरेक्टली इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। इक्लॉन फॉर्म में मुझे क्या कहना था, कि इन तीनों को 0 करना चाहिए था, तो मैंने इन तीनों को तो 0 कर दिया। देखो इधर मेरे पास ये तीनों क्या हो गया, 0 हो गया। सही है। अगर ये तीनों मेरे पास 0 हो गया, तो मुझे पता चल गया इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब मैं ऐसे काम किया, मुझे क्या फाइंड आउट करना था, C1 की वजह C2 C3 C4। मुझे कह रहे ना कि आप ऐसे काम करो, C1 C2 C3, इधर मैं लिखूंगा C1 हो गया, और C2 हो गया, C3 हो गया, और उसके साथ मैं लिखूंगा C4 हो गया। इन सारों को या तो 0 के बराबर करना है, या नॉट 0 के बराबर करना है। अगर ये नॉट 0 के बराबर यानी नॉट इक्वल टू 0 हुआ, तो मैं कहूंगा ये नॉट इक्वल टू 0 है, क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट होगा। अगर ये इक्वल टू 0 हुआ, तो ये मेरे पास क्या, लीनियरली इनडिपेंडेंट होगा। तो इधर मैं देखूंगा, देखो फर्स्ट नंबर मेरे पास C1 क्या हो गया, ये तो नॉट इक्वल टू 0 है। सेकंड नंबर भी नॉट इक्वल टू 0 है। ये मेरे पास 3 इक्वल टू -1 है, ये भी नॉट इक्वल टू 0 है। लास्ट नंबर मेरे पास क्या है, ये हो गया 0 यानी 0 के बराबर है। अगर ये 0 के बराबर है, मैंने आप लोगों को बताया था, एक कांस्टेंट अगर 0 के बराबर है तो कोई मसला नहीं करता। अगर के की वैल्यू 1 मेरे पास इधर में लिखूं, के की वैल्यू मेरे पास क्या हो गया, 0 आ गया, और बाकी के की वैल्यू जो है ना, वो कांस्टेंट कुछ नंबर आया नॉट 0 है, तो मैं इसको कहूंगा कि हमारे पास हो गया 10। मैं इसको प्रूफ हमने कर दिया। सही है। या हमने फाइंड आउट कर दिया, या हमने फाइंड आउट किया है कि हमको पता चल गया कि हमारे पास लीनियरली डिपेंडेंट है, क्योंकि इसमें हमारे पास 3 जो है ना नॉट इक्वल टू 0 है, तो हम कहेंगे कि हमारे पास लीनियरली डिपेंडेंट होगा। आप लोग इसको फाइंड आउट इस तरह करें,
फिर उसके बाद ऐसे काम करें, C1 C2 C3 की वैल्यू इस तरह फाइंड आउट करें, तो हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। अगर इन केस ऐसा होता, इन केस मेरे पास C1 की वैल्यू हो गया 0, अगर C2 की वैल्यू हो गया 0, सही है, इन केस C3 की वैल्यू मेरे पास -1 होता और C4 की वैल्यू मेरे पास 0 होता, तो इसको मैं कह रहा था कि हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट होता, लीनियरली इंडिपेंडेंट फिर होता। मगर इधर हमारे पास क्या है, ये ऑल जो है ना नॉट जीरो, यानी तमाम तो जीरो के बराबर नहीं है, मगर एक तो जीरो के बराबर है, तो फिर भी हम इसको कहेंगे लीनियरली डिपेंडेंट हम कह सकते हैं। इस क्वेश्चन का मतलब है कि आप लोग इसको फाइंड आउट करें, इसमें ऐसे काम करें, लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट वैल्यू इसको चेक कर ले, ये इसमें से ये लीनियरली डिपेंडेंट है या लीनियरली इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है। क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं देख लूँ तो ये क्वेश्चन इस तरह क्वेश्चन ज्यादातर आ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं आएगा, मगर इस तरीके पे क्वेश्चन ज्यादा क्वेश्चन इस तरीके पे आएगा। मेजोरिटी क्वेश्चन आप लोगों के आप उसको चेक यानी या फाइंड आउट करें कि हमारे पास लीनियरली डिपेंडेंट है या लीनियरली इंडिपेंडेंट है, आप इस तरीके पे फाइंड आउट कर सकते हैं। सही है, ये हमारे पास जो है ना तकरीबन मेरे पास वेक्टर स्पेस का चैप्टर अप्रोक्सीमेटली हमने खत्म कर दिया, तो एटलीस्ट तकरीबन हमने खत्म हो गया ये। और इसमें एक टॉपिक रह गया, उसको हमने जब क्रैश कोर्स में करोगे इस चैप्टर का, तो उसमें मैं आप लोगों को इस चैप्टर का यानी वो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, यानी हमारे पास वो टॉपिक जो है ना, सो वो हमारे पास वो टॉपिक जो है ना इनर वेक्टर स्पेस है, इनर वेक्टर स्पेस रिलेटेड एक टॉपिक रह गया, तो उसको मैं क्रैश में करूंगा इंशाल्लाह ताला। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, हमारा लॉन्ग वीडियो होगा, तो उसमें हम और मजीद डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग ये कहना चाहते हैं कि हमको स्टेप बाय स्टेप उस क्वेश्चन को भी एक शॉर्ट तरीके वीडियो पे बना ले, तो उसमें मैं वीडियो भी बना लूंगा, मगर उसमें मैं क्रैश में जो ना मैं सारा चैप्टर का समरी करूंगा, तो आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन उसमें नहीं होगा। आप लोगों के लिए एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू पे वो जो क्रैश कोर्स है वो तकरीबन 1 या 2 वीडियो में होगा, और 1 आवर या 2 आवर की वीडियोस होगी, तो उसमें आप लोगों का सारा क्वेश्चन जो उसको मैं क्लियर कर दूंगा। आप लोगों के एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप देख ले तो बहुत ज्यादा इजीली होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब तक नहीं काफी, थैंक यू।